Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 1 revision of class 5th maths. आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैं आपको करा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में कम से कम तो Z तक क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। सो वीडियो में 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि मैंने पूरे एक्सप्लेन किए हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पहले आप वो देखिए, उसको समझिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राइट नाउ वी हैव वन क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखती जाऊँगी और आपको मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करती भी जाऊँगी। ओके, क्वेश्चन इज N, फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1, HCF ऑफ 36, 42 एंड 48। बेसिकली हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें HCF निकालना है किस किस नंबर का, 36 का, 42 का एंड 48 का। आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा HCF क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों ने ये किया भी होगा अपनी क्लासेस में, अपने प्रीवियस क्लासेस में एज वेल, बट आज मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। सो जस्ट फोकस व्हाट एम आई सेइंग, राइट। ओके, सो HCF ये दिया हुआ है। देखो HCF करते कैसे हैं, HCF जो है वो अलग अलग निकलता है। मतलब 36 के फैक्टर्स में अलग निकालूंगी, 42 के फैक्टर्स अलग आएंगे और 48 के फैक्टर्स अलग आएंगे। ओके, सो मैं आपको एक मेथड करके बता रही हूँ कि आप HCF कैसे निकाल सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी ईजी। आपको लिखना है, सबसे पहले ऐसे लाइन बनानी है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। 36 का अलग निकलेगा, 42 का अलग निकलेगा और 48 का अलग निकलेगा। ओके, ये सब फैक्टर्स निकालने का प्रोसीजर है। अभी 36 जो है ना, ये किस टेबल में आता है। जो भी मैं यहाँ पे नंबर लूँगी, राइट, वो जो भी नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। जैसे 2 है, 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, इसलिए उसे प्राइम नंबर कहते हैं। 3 है, 3 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है, इसलिए उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे ही 5 है, 7 है, पर 9 नहीं, 9 3 की टेबल में आता है। वो नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आता। 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, 1 को छोड़ के वो नंबर 1 और अपनी टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं, जो कि हम यहाँ पर लेने वाले हैं, राइट। देखिए, अब मुझे ये चेक करना है कि 36 किसके टेबल में आता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 6 6 36 भी ले सकती हूँ कि 6 के टेबल में 36 आता है, पर मैं 6 ले नहीं सकती। वाई? बिकॉज 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मीन्स दोज नंबर विच कम्स इनटू अदर्स टेबल एज वेल, जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं। जैसे 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है कि लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है कि 2 के टेबल में ये नंबर आता ही आता होगा। जो भी आप टेबल ले रहे हो उसको लिखोगे आप यहाँ मैंने लिखा 2, राइट। अब 2 के टेबल में 36 कब आता है, जब भी आता है वो आप लिखोगे यहाँ, राइट। अब आपको नहीं पता कि 2 के टेबल में 36 कब आता है, तो आप डिवाइड करके उसको चेक कर सकते हो। आप सिंपल डिवाइड करो, अंदर लिखो 36, बाहर 2, डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ। अब मुझे पता है कि 2 के टेबल में 36 कब आता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। जिस बच्चे को नहीं पता वो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर टेबल के अंदर ही आते हों, कुछ नंबर टेबल के बाहर भी होते हैं, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब आ गया 18। अब हम दोबारा लाइन डालेंगे। अब हमें चेक करना है कि 18 किसके टेबल में आता है। ऑफ कोर्स 18 2 के टेबल में आता है और 2 प्राइम नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 9 सा। अब 9 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 2 के टेबल में 18 किस पर आता है, 9 पर आता है। जिस पर आता है वो नंबर नीचे, 2 9 सा 18। अब नंबर आ गया 9। अब 9 किस टेबल में आता है, 9 किस टेबल में आता है, इसका जवाब अब जल्दी से मुझे कमेंट में लिखिए कि 9 किसके टेबल में आता है, और जिसके टेबल में आता है वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, सम मोमेंट, है ना। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए, उस पर लिखिए इसका आंसर कि 9 किस के टेबल में आता है और वो नंबर प्राइम नंबर भी है। ओके, या तो आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, 9
3 की टेबल में आता है और 3 एक प्राइम नंबर है। 3 की टेबल में 9 आता किस पर है? 3 पर आता है, राइट? 3 पर आता है, ओके। अब लाइन हमें कब तब तक करना है जब तक लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए, ओके? तब तक ये कंटिन्यू चलेगा। अब 3 की टेबल में आता है, ऑफ कोर्स 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 तो अपनी टेबल में ही आएगा, राइट? तो 3 की टेबल में 3 कब आता है? 1 पर। जैसे ये 1 आया, इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप योर कैलकुलेशन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। अब ये है 42। अब 42 किस टेबल में आता है? सोचिए कोई टेबल जो आपको पता हो, जिसकी टेबल में 42 आता हो। जस्ट थिंक 2 की टेबल बोलिए, 3 की टेबल बोलिए, 4 की टेबल बोलिए, 5 की टेबल, 6 की टेबल, 7 की टेबल। तब तक बोलिए जब तक आपको पता चल जाए कि 42 कब आता है। अगर आपको किसी टेबल में नहीं मिला, 9 तक आपने टेबल बोली और आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट में क्या है? 2, एंड 2 इज़ अ इवन नंबर, है ना? और इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं, चाहे वो कोई भी इवन नंबर हो। तो अगर आपको टेबल नहीं मिल रही होगी तो ये 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ओके। बट बेसिकली मैंने टेबल्स बोली हैं और मुझे पता चला है कि ये नंबर 6 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, 6 और 7। What will I choose? 6 or 7? Of course I'll choose 7. Why? Because 7 is a prime number. We can't choose composite number. हम composite number choose नहीं कर सकते. We can only choose prime number, right? यहाँ पे लिखूंगी 7, ठीक है? मैंने लिया 7। अब 7 के टेबल में 42 आता किस पर है? 7 6 42। हम यहाँ पे तो जो मर्जी नंबर ले लें, क्योंकि जिस टेबल में आता है वो लिखना है, पर जो हम टेबल ले रहे हैं वो प्राइम होनी चाहिए, वो सिर्फ अपने टेबल में आना चाहिए और 1 के टेबल में, किसी और के टेबल में वो नंबर नहीं आना चाहिए। अब मेरे पास है 6। अब 6 किसके टेबल में आता है? 6 आता है 2 के टेबल में। कब आता है? 2 3 6। अब लाइन, अब 3 किस टेबल में आता है? 3 आता है 3 के टेबल में, खुद के टेबल में। 3 1 तो 3। अब ये 1 आ गया, इट मीन्स इट्स ओवर। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। अब आप देख सकते हो कि इसके लास्ट में 8 है, मेरे को दिख रहा है ये इवन नंबर भी है। मैं इसको 2 से डायरेक्टली कर सकती हूँ, पर मैं फिर भी सोचूंगी कि ऐसी कोई टेबल जो कि प्राइम नंबर भी हो और उसके टेबल में 48 आता भी हो। सोचिए, अगर मैं सोचूं तो टेबल तो है जिससे 48 आता है, पर वो प्राइम नहीं है, वो कॉम्पोजिट है। जैसे 6 8 48 है ना, और 8 6 48, मतलब 6 और 8 दोनों के टेबल में नंबर आता है, पर मैं दोनों नहीं ले सकती क्योंकि दोनों के दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं क्या करूँगी? इसको 2 की टेबल से करके देखूंगी, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको नहीं, देखो आप जैसे सोचते हो 2 1 2 2 2 4 आप टेबल बोलते हो और 2 10 20 तक खत्म कर देते हो। फिर आप सोचो कि यार 2 10 20 आ गया, उसके बाद तो नंबर बहुत बड़ा है, मैं कैसे करूँ? आपको उस टाइम पे डिवाइड करना होता है। आप 48 को अंदर लिखिए, 2 को बाहर लिखिए, डिवाइड कीजिए। अगर डिवाइड पूरा हो रहा है, मतलब रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है, तो उसके टेबल में नंबर आता है, ओके। तो मैंने इसको डिवाइड अपने हिसाब से किया है ना, और मुझे ये आंसर मिला कि 2 24 48 होता है। आई बात समझ में? ओके। अभी 24 किस टेबल में आता है? लास्ट में क्या है? 4 है, तो बस इवन नंबर 2 से जाएगा ही जाएगा। अब आप इसको भी डिवाइड करके चेक कर लीजिए। मैं आपको एक बार डिवाइड करके दिखाई देती हूँ कैसे करते हैं। देखिए, मुझे चेक करना है कि क्या 24 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। इतना तो मुझे पता है आता है। कैसे पता है? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? इवन नंबर, तो आएगा ही आएगा। पर किस पर आता है मुझे ये नहीं पता। मैं 24 यहाँ लिखा, 2 यहाँ, 2 1 2 0, नीचे उतरा 4, 2 2 4 0। अब ये जब लास्ट में 0 बचा, और इट मीन्स कि 2 के टेबल में 24 किस पर आता है? 12 पर। तो मैंने यहाँ लिख दिया 12। आई होप ये आपको समझ में आया हो, और ये एक तरीके से रफ वर्क है, राइट? अब 12 किस टेबल में आता है? ऑफकोर्स 2, क्योंकि लास्ट में क्या है? इवन नंबर है, 2 है। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 पर आता है। अब नेक्स्ट, अब 6 किस पर आता है? 2 के टेबल में। ऑफकोर्स 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पर, ओके। अब 3 किस पर आता है? 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है। एंड जैसे 1 बचा, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, अब क्या करना होता है? इसके बाद कैसे लिखना होता है? इसके बाद आप लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 आर। 36 के फैक्टर्स ये होते हैं फैक्टर्स, ये वाले नंबर, ठीक है? तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप आर लिखिए या आप इक्वल्स टू भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। फैक्टर्स ऑफ 36
ये 36 के फैक्टर्स हैं। फिर आप लिखिए फैक्टर्स ऑफ 42। 42 के फैक्टर्स कौन कौन हैं? ये सारे 7 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3। नेक्स्ट लिखिए फैक्टर्स ऑफ 48। 48 के फैक्टर्स कौन कौन हैं वो आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हमने सबके फैक्टर्स लिख लिए। अब हमें निकालना होता है कॉमन फैक्टर्स, कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो फैक्टर जो इस टेबल में भी आता हो, इस नंबर में भी आता हो और इस पे भी आता हो, तीनों में वो नंबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दिखा आपको? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक बार 2। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट देखिए इधर 2 है, क्या बीच वाली लाइन में 2 बचा है? अब नहीं, क्योंकि ये तो ऑक्यूपाइड हो गया, यहाँ 2 नहीं बचा। इट मीन्स अब जो ये 2, चाहे यहाँ पे और कितने भी 2 हों, पर तीनों में 2 होने चाहिए, तभी मैं उस 2 को लिखूंगी। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, इसको ऐसे करके मार्क कर लीजिए। ओके, तो इसका मतलब एक बार और 3, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 है पर यहाँ तो 3 नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कोई भी नंबर जो तीनों में हो वो चलता है, उसे कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगी HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। जो आपके कॉमन फैक्टर्स आए आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6। तो 6 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, मतलब ये तीनों नंबर 6 टेबल में आते हैं। देखो हम टैली भी कर सकते हैं, क्या 6 टेबल में 36 आता है? आता है। 42 आता है? आता है। 48 आता है? आता है। इट मीन्स जो हाईएस्ट नंबर निकाला मैंने कॉमन फैक्टर, ये एकदम सही है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। एज यू कैन सी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वट एवर यू फील लाइक डूइंग आप वो कीजिए। एंड फाइनली आवर क्वेश्चन इज ओवर, सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. So we have the next part of this question which is LCM of 21, 42 and 63. अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें LCM निकालना है। LCM की फुल फॉर्म सब बच्चों को ऑलरेडी पता होगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है, और उसका फिर लोएस्ट सबसे कम जो कॉमन मल्टीपल है वो हमें बताना है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इजी। देखिए HCF जो है, जब आप HCF निकालते हैं तो वो अलग अलग निकलता है, मतलब इस नंबर का अलग निकलेगा, इस नंबर का अलग, इस नंबर का अलग, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। LCM जो होता है वो एक साथ ही निकलता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। LCM कैसे निकालते हैं? देखिए आपको सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका ही यूज़ करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए मैं करूँगी, मैं एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरीके से, और इस सारे नंबर एक साथ लिखूँगी। मतलब यहाँ पे 21, 42, 63। दिस इज़ हाउ वी टेक आउट LCM, ओके। अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ प्राइम नंबर ही लेने होते हैं, पर हमें ये देखना होता है कि क्या ये तीनों नंबर उस टेबल में आते हैं या नहीं आते। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप टेबल लोगे उसमें सारे नंबर आए, हो सकता है कि जो आप टेबल लोगे उसमें सिर्फ यही नंबर आए, ये दोनों ना आए। तो मैं आपको पूरा एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहला नंबर है मेरे पास 21। अब मुझे देखना है कि 21 किस प्राइम नंबर के टेबल में आता है। आपको समझ में आया कि 21 किसके टेबल में आता है, किस नंबर के टेबल में आता है, और वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब जो किसी और के टेबल में ना आता हो। तो ऐसा जो नंबर है वो मेरे हिसाब से है 3। ये जो 3 है उसके टेबल में 21 आता है और ये प्राइम नंबर भी है। 3 के टेबल में 21 किस पर आता है? 7 पर। जिस पर आता है वो नीचे आएगा और फिर कॉमा। अब क्या 3 के टेबल में 42 आता है? लेट्स चेक। आपको नहीं अगर पता कि आता है कि नहीं तो आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। 3 1 ज़ा 3, राइट। 1 2 3 4 ज़ा 12, 0। इट मीन्स आता है, राइट। किस पर आता है? 14 पर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 14, ठीक है। अब क्या 3 के टेबल में ये नंबर आता है? मुझे नहीं पता। अब मैं उसको भी डिवाइड करके चेक कर लूँगी। 63 3 3 2 ज़ा 6, नीचे 3 3 1 ज़ा 3, 0।
इट मीन्स आता है, किस पर आता है, 21 पर आता है। ओके, अब डालेंगे एक लाइन। नाउ अब ये 7 किसी टेबल में आता है, 7 आप बताइए किसी टेबल में आता है। ऑफ कोर्स 7 तो 7 टेबल में आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैंने ले लिया 7 के टेबल में 7 कब आता है, 1 पे। ओके, क्या 7 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है। किस पर आता है, 2 पे। क्या 7 के टेबल में 21 आता है, बिल्कुल आता है, 3 पे। लिख दिया मैंने। अब 1 ये खत्म हो गया, मतलब इसकी टर्न तो खत्म, ये नंबर तो पूरा खत्म हो गया। अब हम इस नंबर पे आते हैं, ये क्या है, 2 किस टेबल में आता है, 2 तो अपने टेबल में आएगा, प्राइम नंबर है। तो मैं लिखूंगी 2, ये 1 एज इट इज उतार दूंगी, और 2 1 जा 2। क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता। अब देखिए, अगर आपने कोई नंबर लिया है और उस नंबर जो आपने लिया है उसमें कोई दूसरा नंबर नहीं आता, आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नंबर एज इट इज़ नीचे उतार देना है, क्योंकि इसका यूज़ अभी नहीं हुआ है। अब ये दोनों तो हो गए, अब बचा कौन, 3। अब 3 किस टेबल में आता है, 3 आता है अपनी टेबल में। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 3, ऐसे ऐसे 3 1 जा 3, तीनों 1 1 1 आ गए। इट मीन्स अब हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे LCM, हम लिखेंगे LCM और इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इस तरीके से LCM निकलता है। ओके ओके, 3 7, अभी देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 7 जा 21, पहले मैं यहाँ तक आई, 3 7 जा 21, 21 2 जा, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे 21 2 जा कितना होता है ना, 42। अब 42 3 जा, जो आंसर आया उसका ही आगे से करना होता है। अब 42 3 जा नहीं पता, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, 126। तो आंसर आया 126, कि ये है इनका सबसे कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो दिस इज़ हाउ वी डू LCM। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रफ है, इसको आप रफ में कीजिएगा। ये मेन आपको ये करना होता है, ये डालने की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ मैं आपको समझा रही थी इसलिए मैंने ये डाल दिया, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल करेंगे। दिस इज़ हाउ वी डू LCM। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि मेरे को तो ये आता नहीं है, कि आपने ये क्या समझाया है, कि ये क्या समझाया, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हो सकेगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज़ अगर वो ईजी सा कोई डाउट होगा तो वो मैं आपको कॉमेंट में ही समझा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर आपको कुछ नहीं आता तो प्लीज़ मस्ट कॉमेंट, ताकि आपके मन में ये ना रह जाए कि अरे मेरे को तो ये आता नहीं, पर छोड़ो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी और मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज यू कैन सी दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सॉल्व द फॉलोइंग। इसके कुछ 3-4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, जो मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी। राइट, फर्स्ट है कन्वर्ट 68/8 इनटू अ मिक्स्ड नंबर। हमें इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में करना है, विच इज़ सो ईजी। इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको समझा देती हूँ कैसे करते हैं। जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में करना होता है तो हम उसके लिए करते हैं डिवाइड, ठीक है। बिकॉज डिवाइड करने में हमें 3 नंबर मिलते हैं, एक तो डिवाइजर मिला होता है, एक क्वेश्चन और एक रिमाइंडर, है ना। और मिक्स नंबर में 3 नंबर चाहिए होते हैं, एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर और एक होल नंबर। तो वो ये करेंगे, अब हम इसको करेंगे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। डिनोमिनेटर है, इसको हम लिखेंगे यहाँ बाहर और इस न्यूमरेटर को लिखेंगे अंदर। अब हम चेक करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं वैसे ही होगा। एक टेबल में 6 आता है, नहीं आता, 68 लेना पड़ेगा। एक टेबल में 68 आता है, नहीं आता, छोटा नंबर कौन आता है, 8 8 जा 64, माइनस करा, आंसर आया 4। राइट, अब आप क्या करना होता है, आप देखिए ये जो नंबर है ये जाता है ऊपर, ये हमें एक चेन बनानी होती है, एक रिवर्स करना होता है। नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर साइड में और साइड वाला नंबर नीचे। इस तरीके से चेन बनती है जिससे हमारा मिक्स्ड नंबर आता है। अब आंसर कैसे लिखेंगे वो समझिए। ये 4 नीचे था, ये कहाँ चला गया, ऊपर, तो मेरा न्यूमरेटर में लिखूंगी मैं 4। ये 8 ऊपर था, ये आ गया साइड में, तो ये साइड में लिखूंगी मैं 8। ये 8 साइड में था, ये आ गया नीचे, तो ये मैं लिखूंगी 8। ये चलता है आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जैसे क्लॉक चलती है ना इस तरीके से, ये उल्टा चलता है, ठीक है। तो ये आया मेरा मिक्स्ड नंबर। आई होप ये आपको समझ में आया हो। लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग विद डिनोमिनेटर 24। हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। आप सबने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई एक फ्रैक्शन होता है ना,
और उसके जैसे सिमिलर अनदर फ्रैक्शंस होते हैं, उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। हमें देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है 24, है ना। मतलब इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का जो इक्विवेलेंट मतलब सामने वाला इक्वल फ्रैक्शन होगा, उसका डिनोमिनेटर आपके पास है। व्हाट यू नीड टू फाइंड इज न्यूमरेटर एंड हाउ वी डू इट, सी हम लिखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये क्या है, आपस में इक्वल है, राइट। डिनोमिनेटर कितना आया 24, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूमरेटर हमें नहीं पता, जो हमें पता लगाना है। कैसे करते देखिए, ये डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है। हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा जो 24 आया। ऑफ कोर्स हमें 4 की टेबल पढ़नी पड़ेगी। 4 के टेबल में 24 कब आता है, वो आता है 6 पे। जिस पर भी हम नीचे से मल्टीप्लाई करके 24 आंसर लेकर आए, हमें सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। 3 6 हाउ मच 18। सो दिस इज देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कि 3/4 का इक्वल फ्रैक्शन जो है वो है 18/24। आई होप ये आपको समझ में आया हो। मैं आपको ये वाला करके दिखा देती हूँ एक बारी, देखिए ये भी इक्विवेलेंट है क्योंकि उन्होंने बोला ये चारों जो सम्स है इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, इसका डिनोमिनेटर 24 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिनोमिनेटर 24। अब ये 824 कैसे बना, 8 टेबल पढ़नी पड़ेगी। 8 टेबल पढ़ने के टाइम पे मुझे ये पता चलता है कि 8 3 कितना होता है 24। मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 50। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ, दे आर वेरी वेरी इजी, है ना। तो ये डी और ये बी, ये दोनों मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये दोनों आपको करने हैं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम भी कर सकते हैं। इन दोनों के आंसर आर वेरी वेरी इजी। नाउ लेट्स कम टू दिस थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1 1/2। हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा, कि इसका उल्टा नंबर क्या होगा। देखिए किसी भी चीज को रिवर्स करने के लिए, रेसिप्रोकल करने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। पर यहाँ पे हमें होल नंबर भी दिया हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, ये तो मिक्स्ड नंबर है ना। अब हमें इसको सबसे पहले बनाना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो कैसे करते हैं आप यहाँ देखिए। ये है 1 1/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक लंबी लाइन खींचनी पड़ती है। डिनोमिनेटर एज इट इज, ये जो डिनोमिनेटर है ये इस होल नंबर से होता है मल्टीप्लाई, और जो ये न्यूमरेटर है अब ये हो जाता है इसमें प्लस। ये तरीका है मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का। हम डिनोमिनेटर को मतलब हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और यहाँ से कर देते हैं इनको प्लस। तो मैंने यहाँ लिखा 2 × 1, जो मैंने यहाँ लिखा +1 लिख दिया। अब 2 1 2 और +1, 2 + 1 कितना हुआ 3। तो हमारा आंसर आया है 3/2। ये आया मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हमें इसमें बेसिकली करना क्या था, रेसिप्रोकल, मतलब उसको उल्टा करना था। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 3/2 का उल्टा अगर मैं कर दूंगी तो क्या होगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। तो इसका आंसर आएगा 2/3। आई होप ये क्वेश्चंस आपको दोनों के दोनों समझ में आए हो। दे आर वेरी वेरी इजी, है ना। कुछ आपको नहीं समझ में आता तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं आया या ये क्वेश्चन नहीं आया, वो मैं आपको कमेंट में समझा दूंगी। लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सिंप्लीफाई। आप देख सकते हो कि ये ए पार्ट है जिसमें एडिशन है और बी पार्ट में सब्ट्रैक्शन है। ये वाले क्वेश्चंस आप अपनी क्लास में कर चुके होंगे, ऑफ कोर्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं ये, दे आर सो इजी। देखिए अब इन नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं मैं आपको वो सिखा देती हूँ। जब भी हमें कभी फ्रैक्शंस को ऐड करना हो और डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है, बिकॉज आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, तो हाउ कैन वी ऐड देम, राइट। ऐड करते हैं वो कैसे होगा, पहले आपको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप न्यूमरेटर को फिर सॉल्व कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, राइट। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये तीनों के तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। लाइक ये मिक्स्ड नंबर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी मिक्स्ड नंबर है। पहले मैं इन तीनों को इम्प्रॉपर बनाऊंगी, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। इसको इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं आपको मैंने बताया था, हमें लंबी सी लाइन खींचनी होती है। डिनोमिनेटर एज इट इज, ये यहाँ से हो रहा होता है मल्टीप्लाई और ये यहाँ से हो रहा होता है प्लस। अब ये 4 1 से मल्टीप्लाई तो हम लिखेंगे 4 × 1 देन +2, ठीक है। ये प्लस एज इट इज रहेगा, ये तो ऑलरेडी इम्प्रॉपर है तो इसे कुछ नहीं करना, एज इट इज कंटिन्यू। नेक्स्ट अब इसको भी करना पड़ेगा, लंबी सी लाइन 2, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ जाके प्लस,
मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1। अब सॉल्व कैसे करेंगे? 4 1 जा 4 और 4 प्लस 2 6, तो ये आया 6/4, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, प्लस ये आया 5/3, प्लस ये आया 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2। ठीक है, अब देखिए ये हमारा तीनों सम्स आ गए। ओके, अब ये तीनों इम्प्रॉपर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है। जब भी हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल बनाने होते हैं उस सिचुएशन में हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। आपको एलसीएम मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया भी था। एलसीएम निकालो किसका? 4 का, 3 का और 2 का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 3, 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर लेंगे। 4 किस प्राइम नंबर के टेबल में आता है? ऑफ कोर्स 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा 4। क्या 3 आता है 2 के टेबल में? नहीं आता। 3 को हम एज इट इज लिख देंगे। 2 के टेबल में 2 आता है, ऑफ कोर्स आता है 1 पर। नेक्स्ट, अब 2 के टेबल में आता है 2 आता है 2 के टेबल में, तो 2 लिखेंगे। 2 1 जा 2। क्या 3 आता है? नहीं, और ये तो ऑलरेडी 1 था तो इसे 1 का 1। अब 3 किस टेबल में आता है? 3 आता है 3 के टेबल में। 1 1 1, जैसे ही 1 1 1 हुआ इट्स ओवर। अब ये 3 नंबर आपको मिले तो आप लिखोगे एलसीएम। एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3। कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा हाउ मच? 12। अब हमारे पास आया एलसीएम 12। अब मैं क्या करूंगी, मैं इन सब के नीचे यहाँ लिख दूंगी डिनोमिनेटर में 12। ठीक है, ओके। अब मैंने इन सब की जगह पे लिख दिया है 12। अभी कैसे? देखो, अगर हमें डिनोमिनेटर चेंज करा है तो हमें न्यूमिनेटर भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब ये 4 12 बन गया। कैसे? 4 के टेबल में 12 किस पर आता है? 3 पर आता है, तो लिखा 3। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 जा 18। अब ये 3 12 कैसे बना? ऑफकोर्स 3 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 3 4 जा, है ना। जिससे नीचे मल्टीप्लाई उसी से ऊपर मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20। अब 2 12 कैसे बना? 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 पर आता है। जिससे नीचे मल्टीप्लाई उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई। 3 6 जा 18। अब ये सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, है ना। जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा हमें कुछ नहीं करना, हमें एक लंबी सी लाइन खींचनी है। नीचे लिखना है 12 क्योंकि तीनों सेम है। अलग अलग लिखो, एक बार लिखो, एक ही बात है। अब इन सब न्यूमिनेटर को लिखना है ऊपर, लगा देना है इनके साथ में प्लस, और अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसे सबको प्लस करेंगे, क्या होगा? 18 प्लस 18 हाउ मच? इन सबको आप रफ में ऐड करके देख लीजिए। मैं यहाँ पे रफ में ऐड कर लेती हूँ। 18 20 18, 8 प्लस 8 16, 1 2 3 4 5 56। तो आंसर आ रहा है 56/12। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये आप सबको समझ में आया। दिस इज वेरी वेरी इजी। अच्छा, जो इसका ये सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट है ये मैं नहीं करा रही हूँ, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना। आपको दिख रहा है ये मिक्स्ड नंबर है। पहले आपको इनको इस तरीके से इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा। इम्प्रॉपर बनाने के बाद आपको इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है इनको सेम बनाना पड़ेगा एलसीएम निकाल के। एलसीएम के जो आपके प्राइम नंबर्स आएंगे आपको उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसको आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने इनके सब में लिखा था। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि 5 वो नंबर कैसे बना जिससे बना मल्टीप्लाई सेम मल्टीप्लाई ऊपर नंबर से। ये वो नंबर कैसे बना जिससे बना मल्टीप्लाई सेम ऊपर से मल्टीप्लाई। जो ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर ऐसे दिखेंगे। फिर ये सेम आ जाएगा डिनोमिनेटर, सेम लिखोगे। जो दो वो आपके नंबर आएंगे ऊपर के, लिख के उनके बीच में क्या लगाओगे आपकी बार? आप माइनस, क्योंकि ये माइनस है। आप उन्हें माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डिनोमिनेटर सेम टू सेम, है ना। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। सो ये वाला भी पार्ट जो है मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ, आपको ये करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये वाला आपको मस्ट करना है क्योंकि इसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट है। तो अगर किसी को नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी या फिर कमेंट पे क्लियर कर दूंगी। बट ये वाला आपको जरूर कमेंट में इसका आंसर लिखना है। सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी, अरेंज इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, हमें इन क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में भी करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से
छोटा। आपने इन्हें पहले भी किया होगा अपनी क्लासेस में, राइट। देखो जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी फ्रैक्शन के नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं, है ना, वो हमेशा सेम होते हैं। पर इस क्वेश्चन में से आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, पर सेम कौन है, न्यूमरेटर। और एक बात ध्यान रखना, अगर तो आपके डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप न्यूमरेटर कंपेयर करते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। बट इफ न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं तब चीजें उल्टी हो जाती हैं। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाता है, उसका लेवल अप हो जाता है, और जो बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे मैं आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर करके दिखा देती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है इसका। तो मैंने लिखा असेंडिंग ऑर्डर, साथ साथ इसको अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, देखिए, ठीक है। अच्छा, इस पूरे सम में आप देख सकते हो न्यूमरेटर सेम है ना, तो हमें कंपेयर किस में करना है, डिनोमिनेटर्स में, कौन बड़ा है कौन छोटा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, राइट। अब देखो इन सब में आपको, आप देखोगे तो आपको 1 छोटा लगेगा, है ना, 1 8 4 2 7 में 1 छोटा है, तो आप सोचोगे सबसे पहले हमें ये देखना है, पर नहीं। जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा बन जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 8, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 3/8। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, राइट, ओके। अब ये साइन लगाया, अब इससे बड़ा कौन होगा, 3/8 से बड़ा, जो इससे छोटा होगा वही इससे बड़ा हो जाएगा, जो कि है 3/7। और ऐसे करते करते जो जो भी नंबर हैं साथ साथ हम लिखते जाएंगे। फिर हम ये नंबर लिखेंगे और फाइनली सबसे बड़ा नंबर है 3/1। आई होप ये आप सबको समझ में आया हो असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम मान लेंगे सबसे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में सब बड़े छोटा होता है, सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये सबसे बड़ा है। तो मैं 3/1 है ना, तो लगा देंगे साइन। अब 3/1 छोटा कौन है, उससे छोटा है 3/2, उससे छोटा कौन है 3/4, उससे छोटा कौन है 3/7, उससे छोटा कौन है 3/8। ये हम साइन क्यों लगाते हैं कि ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप ये आपको समझ में आया हो। लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू। सूरज अटेम्प्टेड 3/5 of 45 questions. How many questions did he attempt? यहाँ लिखा है कि सूरज है जिसने कि 45 क्वेश्चंस में से 3/5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही अटेम्प्ट, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ये हमें नहीं पता। इसे सॉल्व कैसे करते हैं आपको बता देती हूँ। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सम की तरह है, ठीक है। हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो लिखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, विच आर 45, है ना। और अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड, राइट, अटेम्प्टेड इक्वल्स टू, अब कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, तो लिखेंगे 3/5 of 45, जैसे कि वहां लिखा भी हुआ है ना। इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अभी तक कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5 लिखेंगे, ये आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 45। अब देखो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि हमें ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को ये चेक करना पड़ता है कि दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हों और हम तो तब उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म कर दें, उन्हें काट दें। अब देखो क्या 3 और 5 किसी एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। कौन एक टेबल में आता है, हमेशा देखो, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप न्यूमरेटर काट रहे हो या डिनोमिनेटर नहीं, हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये भी एक न्यूमरेटर है ना, मैं चाहूँ तो इस नीचे 1 लिख सकती हूँ, है ना। अब देखो ये 5 है और ये क्या है 45, ये दोनों एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। किस टेबल पे आते हैं, 5 टेबल में आते हैं। 5 टेबल में 5 किस पर आता है, 1 पर आता है। 45 कब आता है, 9 पर आता है। तब मैं लिखूंगी यहाँ पे ऊपर बचा 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से बचा 9 और नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है। 3 9 का कितना होता है 27। सो सूरज ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 45 में से,
27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मोना बॉट 3 2/3 kg ऑफ शुगर एंड यूज 2 1/4 kg। हाउ मच शुगर वॉज लेफ्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि मोना एक लड़की है जिसने इतनी शुगर खरीदी है ना, और उसमें से इतनी शुगर को यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। हाउ मच शुगर वॉज लेफ्ट, कितनी शुगर बची। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जनरली हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने 5 kg शुगर खरीदी है ना, और 2 kg मैंने यूज़ कर ली, तो बस कितनी शुगर बची, तो इसमें क्या करते हैं हम, ऑफ कोर्स माइनस करते हैं, है ना। तो 3 kg मेरे पास बची, बट यहाँ पे हमारे पास नंबर नहीं है, यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे करते हैं वो मैं आपको भी समझाने वाली हूँ। बेसिकली अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मैंने समझाया था फ्रैक्शन को ऐड और माइनस करना, तो यहाँ मैं आपको दोबारा वो समझा देती हूँ एक बारी, है ना। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। मैं आंसर लिखती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट भी आएगी, है ना। तो हम लिखेंगे उसने क्या करा, इतनी शुगर खरीदी, राइट। तो हम लिखेंगे मोना बॉट शुगर, मोना बॉट शुगर, ठीक है। मोना ने शुगर खरीदी। हम बहुत सिंपल रखेंगे स्टेटमेंट को, कुछ ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत होती है ना। आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो। मोना गॉट शुगर इतनी, ठीक है। अब उसके बाद उसने यूज कर ली, है ना, शुगर शी यूज्ड, जितनी शुगर उसने खर्च कर ली। तो कितनी खर्च कर ली, 2 1/4 kg। अब हमें निकालना है कि कितनी शुगर बची। तो हम लिखेंगे शुगर लेफ्ट विथ हर, कि उसके पास अब कितनी शुगर बची। क्या करेंगे, इसको माइनस, अब माइनस करेंगे, इसमें से इसको करेंगे, है ना। तो लिखेंगे 3 2/3 माइनस 2 1/4। अब माइनस कैसे करेंगे, सिंपल। ये पहले हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो रखा है, इससे पहले मैं इम्प्रॉपर बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, देखिए लंबी लाइन, ये यहाँ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके प्लस। तो मैं लिखूंगी 3 × 3 + 2 माइनस एज इट इज। अभी लाइन लंबी, 4 नीचे, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ प्लस, 4 × 2 + 1। अब 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11, तो वी गॉट 11/3 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/4। अब ये हमारे जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, सेम होते तो हमारे इजी जाता। अब हम निकालेंगे इसका LCM, जो कि मैं यहाँ निकाल रही हूँ, विच इज 3 और 4। 3 कब आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 1 = 3 4। हमें यहाँ पे प्राइम नंबर लेने होते हैं। 4 किस टेबल में आता है, जो प्राइम हो, 2 2। अब दोबारा से 2 1 = 2। वी गॉट, हमें LCM में जो नंबर मिले हैं वो मिले हैं 3 × 2 × 2। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। हमारा आंसर आया 12। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ भी लिख देंगे 12। अब ये 3 12 कैसे बना, ऑफ कोर्स 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 4 ज़ा 12। जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 4 के टेबल में 12 कब आता है, ऑफ कोर्स 3 पे आता है, जिससे नीचे मल्टीप्लाई उससे ऊपर मल्टीप्लाई 27। अब कर देंगे इसको माइनस। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक लंबी लाइन डाल के 12 और लिखेंगे 44 माइनस 27। आप चाहो इसको रफ में मेरी तरह, जैसे मैं यहाँ माइनस करके चेक कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं इजीली। ये बना 14, 14 में 7 गया 7, ये कट के बना 3, 3 में 2 गया 1। तो हमारा जो आंसर आया है बेसिकली फाइनल आंसर वो है 17/12 kg। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इट इज़ अ वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, है ना। कितनी शुगर यूज़ करी, कितनी शुगर बच गई, ये पूरा हमने कैलकुलेट किया और हमारा आंसर लास्ट में आ गया 17/12 kg शुगर लेफ्ट विथ हर। सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एस कन्वर्ट, राइट, नंबर 1। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के 2 पार्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें ये वाला सॉल्व करना है 1 3/10 इंटू अ डेसिमल। हमें क्या करना है, हमें इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब भी हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में करना होता है तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहले हमको इसको बनाना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो हम कैसे बनाएंगे, देखो मैंने लिखा 1 3/10, ठीक है, इक्वल्स टू लंबी सी लाइन 10। ये होता है इससे मल्टीप्लाई इम्प्रॉपर बनाने के लिए, तो ये हुआ मल्टीप्लाई प्लस, और ये होता है न्यूमरेटर प्लस। इसका आंसर क्या आएगा, 10 1 = 10, 10 + 3 13। ये आ गया मेरे पास 13/10। ये आया मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मुझे इसे किस में करना है, डेसिमल में। तो देखो 13/10 है ना,
किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कब करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने डेसिमल पढ़ा है ना, मैं आपको आपकी बेनिफिट के लिए एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने डेसिमल पे पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब मैंने कम से कम भी तो 7 और 8 पार्ट की वो वीडियो है डेसिमल पर मैंने बनाई हुई है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देखिएगा। बिकॉज जो बच्चे सोच रहे हैं कि डेसिमल भी हमें नहीं आता, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि आप पहले वो जाके डेसिमल की वीडियोस भी देखें, क्योंकि ये जो डेसिमल मैं सिखाने वाली हूँ उसमें मैंने पूरा वास्ट करके समझाया है कि डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐड कैसे, माइनस कैसे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब कुछ उसमें कराया हुआ है। तो जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो, आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखिए ना ज़रूर। ओके, अच्छा अब ये क्या है, नीचे कितनी जीरो हैं, जितनी जीरो नीचे होंगे डिनोमिनेटर में उतनी बार डेसिमल जंप करता है, क्योंकि हमें किस में करना है, डेसिमल में। हाउ मेनी जीरो, 1 0 हम डेसिमल मान लेते हैं लास्ट में। अब डेसिमल कितना जंप करेगा, एक जंप करा डेसिमल ने, तो आंसर कितना आया 1.3। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप ये आप सबको समझ में आया हो ये कैसे करते हैं, और अगर नहीं आया कोई बात नहीं, आप वीडियोस देखिएगा डेसिमल चैप्टर की, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स कम टू दिस वन। इसको इस 0.05 को हमें फ्रैक्शन में करना है। कैसे करते हैं देखिए, सिंपल है। आप अपना ये डेसिमल लिखिए। फ्रैक्शन में करने के लिए आपको डेसिमल को उड़ाना पड़ता है। अब जैसे डेसिमल को उड़ाते हो नीचे कुछ नंबर्स आएंगे। कैसे आएंगे, डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 1 2, तो हाउ मेनी जीरोज, 1 के साथ 2 जीरोज, तो आंसर होगा 5/100। दिस इज आवर आंसर। आ गया ना फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, let's come to next question. Number T. Arrange the following decimals in both ascending and descending order. मुझे ये decimals हैं, इनको ascending में भी करना है और descending में भी करना है। देखिए, डेसिमल्स को डिसेंडिंग में करने से पहले, असेंडिंग में करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद सब में इक्वल नंबर होने चाहिए। कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 2 2 नंबर, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर, और यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेसिमल के बाद जितने मैक्सिमम नंबर है उतने बनाने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें और इसमें। कितने कितने, 2 2, तो मुझे इनको भी 2 2 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको तो मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। इसको मैं क्या करूँगी, इसमें 1 नंबर तो ऑलरेडी है, दूसरे नंबर के लिए मैं लगा दूँगी 1 0। ओके, ये नंबर तो एज इट इज़, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 नंबर हैं। जो सबसे ज़्यादा होता है उतने ही ज़्यादा नंबर बढ़ा देते हैं। फिर नेक्स्ट, इसमें भी 1 नंबर है, 2 बनाने हैं, है ना, तो 2 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इनको अब बना दिया 0। तो ये चारों हो गए अब इक्वल। अब इसका करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सब छोटे से बड़ा। अब कैसे करते हैं देखिए, पहले तो पॉइंट के आगे वाला देखो, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, चारों इक्वल है। इट मीन्स हमें नेक्स्ट देखना है। पॉइंट के बाद यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1। हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। तो 0 2 1 1 में कौन छोटा हुआ, 0, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1.05। ओके, अच्छा अब ये तो हो गया। अब कौन बचा, 2 1 1, तो ये 1 1 छोटे हुए। अब इनमें देखेंगे 1 के बाद यहाँ 7 है, 1 के बाद यहाँ 0 है, तो छोटा कौन हुआ, ये वाला। उसके बाद कौन हुआ, ये वाला, और उसके बाद लास्ट में कौन आ रहा है हमारा 1.20। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अच्छा, इसका ना मैं डिसेंडिंग ऑर्डर आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, इसी का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ना, ये वाला, ये मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ। ये आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको, जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर है, सेम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, बड़े से छोटा, जो सबसे बड़ा होगा वो पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। मैं चाहती हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर आप मुझे करके आंसर में जरूर बताना। सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग डेसिमल्स। हमें क्या करना है इसमें, हमें डेसिमल को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ आपको 1 2 3 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, जिसमें हमें नॉर्मल प्लस करना है और माइनस करना है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ, बाकी 2 पार्ट मैं आपको होमवर्क पे दूंगी। ये बहुत ईजी है नॉर्मल डेसिमल को ऐड करना। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें डेसिमल को अगर ऐड करना है, फर्स्ट नंबर लिखिए, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। आप फर्स्ट नंबर लिखिए 0.257। नेक्स्ट नंबर आप कैसे लिखोगे सुनिए, ये देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये दिख रहा है पॉइंट, यहाँ मैंने लगाया पॉइंट, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या है 0, मैंने लिखा यहाँ पे, उसके नीचे 0, 0 से पहले क्या है 1, यहाँ मैंने लिख दिया 1, और पॉइंट के बाद क्या है 1, दैट्स इट, ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट नंबर लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट,
पॉइंट से पहले क्या है 9, पॉइंट के बाद क्या है 9, उसके बाद क्या है 5। इस तरह से हमने लिखा और हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको नंबर नहीं दिख रहे वहाँ वहाँ आप अपनी मर्जी से क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब प्लस करते हैं। इधर आया 7, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 10, 1 अप, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 1, 9 + 1 10, 1 एंड देन 2। आप सोचो डेसिमल का लगेगा, डेसिमल वही लगेगा जहाँ लगा हुआ था। यहाँ 3 नंबर से पहले डेसिमल है हर जगह, तो आंसर में भी 3 नंबर से पहले ही डेसिमल आएगा। तो इसका आंसर आएगा 20.307। ओके, ऐसे ही डेसिमल के जो क्वेश्चंस हैं मैंने पूरे एडिशन सब्ट्रैक्शन के डेसिमल की वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ से देखिएगा ज़रूर ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आर वेरी सिंपल, ऐड माइनस ही हैं, इसके लिए मैं आपको ये नहीं करके दिखा रही हूँ, आप इसके खुद कीजिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लेट्स कम टू वी क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू द गिवन यूनिट्स। ये जो मुझे यूनिट्स दी हुई हैं मुझे इनमें कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इस मिलीलीटर को लीटर में करना है और सेंटीमीटर को मीटर में करना है। ठीक है, आपको पता है कि लीटर और मिलीलीटर में बड़ी यूनिट कौन होता है, लीटर, और स्मॉलर यूनिट होती है मिलीलीटर की, है ना। कैसे करेंगे देखिए, लीटर और मिलीलीटर की एक इक्वेशन होती है, आपने पढ़ी होगी कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अब हम जो ये हमारा क्वेश्चन है उसको यहाँ लिखेंगे, देखिए 8507 मिलीलीटर। अब देखिए ये हमारी लाइन है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 होते हैं। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने इसको यहाँ उतारा। मैं आपको एक ट्रिक समझाती हूँ कि आप काफ़ी बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। उसके लिए आपको बताती हूँ, आप जब ये इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन एक तरीके से लिखी जाती है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, डन। अब जैसे ही नीचे उतारोगे आप देखो कि ये क्या है, लीटर, और ये क्या हो गया, मिलीलीटर। अगर तो ये दोनों सेम है, मतलब ऊपर भी लीटर आया नीचे भी लीटर, तो आप करते हो मल्टीप्लाई। पर अगर ये दोनों उल्टे हो गए, मतलब ये लीटर है और ये मिलीलीटर आ गया, तो आपको करना पड़ता है डिवाइड। जनरली इसका एक मेन रीज़न ये है डिवाइड होने का कि कभी भी जब हमें स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। ये तो है जनरल बात, पर बच्चों को ये याद रखने के लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि जब भी अगर ऊपर नीचे सेम यूनिट्स हैं तब तो मल्टीप्लाई होगा, पर अगर ऊपर नीचे सेम यूनिट्स नहीं हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, तब हमें डिवाइड करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी आपको स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तब हमें डिवाइड करना होता है, राइट। तो हम यहाँ करेंगे इसको डिवाइड। कैसे करेंगे देखिए, 8507, ये डिवाइड का साइन लगाया, नीचे 1000 से हमने कर दिया इसको डिवाइड, तो यहाँ पे लिख देंगे लीटर। अच्छा, अब डिवाइड कैसे होगा देखिए, यहाँ कितनी जीरोज़ हैं, 1 2 3 जीरोज़, तो डेसिमल कितना नंबर जंप करेगा, 1 2 3, डेसिमल आया यहाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.507 लीटर्स। आई होप ये आपको समझ में आया। इसको डिवाइड इस तरीके से करते हैं, लाइन डाल के 1000, जो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखते हो वो बेसिकली डिवाइड ही हो रहा होता है, पर लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है। आई होप ये आपको समझ में आया, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा कि मुझे इस वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें उस पार्ट को जरूर ले लूँगी। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। ये भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग है। देखिए, अब सेंटीमीटर को करना है मीटर में। आप सबको पता है कि मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है, राइट। कौन बड़ा होता है इन दोनों में से, इन दोनों में से मीटर बड़ा होता है। इन दोनों की इक्वेशन क्या होती है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट। ये होती है इन दोनों की इक्वेशन। अब मैं ये नंबर नीचे उतारूंगी, 418 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आप सोचेंगे मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड। स्मॉलर यूनिट को कभी भी बिगर यूनिट में करते हैं तो डिवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या लिखा है, मीटर, ये क्या लिखा है, सेंटीमीटर, सेम नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड करने के लिए कैसे करेंगे, 418 लाइन डालेंगे और नीचे लिखेंगे 100 और यहाँ आ जाएगा मीटर। अब कितनी जीरोस, 2 जीरोस, तो जंप 1 एंड जंप 2, तो आंसर आया 4.18 मीटर। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों। सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चंस।
सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन W, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें ये करना है, हमें इनको प्लस और माइनस करना है, नॉर्मल ईजी वाला, ठीक है। मैं आपको ये फर्स्ट वाला, इसके 4 पार्ट्स थे बेसिकली, पर मैं आपको यहाँ पे 2 करके बता रही हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे किलोमीटर भी है, मीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर। हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर किलोमीटर एक अलग कॉलम और मीटर एक अलग कॉलम। ऐसे क्वेश्चन में हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। ये जो किलोमीटर का है उसे किलोमीटर के नीचे लिखेंगे, जो मीटर का है उसे मीटर के नीचे। जैसे ये इसका, ये किलोमीटर है तो इसके नीचे, ये मीटर है तो इसके नीचे। अच्छा, अब मैंने 76 राइट से क्यों लिखा है, मैं यहाँ से लिखती तो ये 760 हो जाता, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। नेक्स्ट 1 2 1 305। अब हम कर देंगे इसको प्लस 5 10 16 1 अबव 7 8 9 10 11 12 13 3 1 7 3 10 11 1 5 9 10 11 1 5 6 7 8 9 10 1 6 7 8। तो ये आया मेरा आंसर, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो आंसर है 801 किलोमीटर 136 मीटर। तो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। लेट्स कम टू दिस वन। इसमें हमें करना है माइनस। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको ये ना कराऊँ, ये नॉर्मल माइनस है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये होमवर्क से दूँ और आप मुझे करके बताएं, क्योंकि ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। हमें सिंपल किलोमीटर लिखना है, यहाँ पे लीटर लिखना है, नीचे लिखने हैं नंबर्स है ना, और फिर इनको सिंपली माइनस कर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ, इसे आप कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे DM भी कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स कन्वर्ट एज डायरेक्टेड। हमें करना है, हमें इस मिनट्स को आवर्स में और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सेम विद दिस क्वेश्चन, मुझे इस पूरे क्वेश्चन को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ये कैसे करते हैं बता देती हूँ। ये बेसिकली भी मिनट्स में है, इसे मुझे करना है आवर्स में और मिनट्स में, है ना। अब आवर्स और मिनट्स जिसको जो हमें दिया होता है और जिसमें करना होता है उसकी कुछ इक्वेशन होती है, राइट। आवर्स और मिनट्स की कोई इक्वेशन तो होती होगी, आपने पढ़ी भी ज़रूर होगी। वो इक्वेशन होती है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, राइट। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब जो मेरा इक्वेशन है मैं उसे इसके नीचे लिखूंगी 5 5 6 मिनट्स। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर ऊपर और नीचे वाला सेम होता है तब तो मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज क्या होता है, डिवाइड। बट जब भी आपको मिनट्स कम होते हैं ना आर से, तो जब मिनट्स को आर में करना हो तो हमें डिवाइड ही करना पड़ता है। अब मैं लिखूंगी 556 डिवाइड बाय 60। अब मुझे करना पड़ेगा इनको डिवाइड। तो आइए रफ में इसको हम डिवाइड करते हैं। 5 5 6 अब बाहर आ गया हमारा 60। अब 60 टेबल हमें चेक करनी पड़ेगी कि 60 टेबल में ये नंबर कब आता है। 60 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, हमें लेना पड़ेगा 55। 60 टेबल में 55 आता है, नहीं आता, हमें लेना पड़ेगा ये पूरा नंबर। और इस पूरे नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 के टेबल को चेक करना पड़ेगा। 62 जा, 63 जा, 64 जा, 65 जा, है ना, 66 जा, 67 जा, 68 जा, 69 जा, है ना, पूरा चेक करना पड़ेगा। आप ये अपना करिए रफ कॉपी में, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और जब भी आपका कोई नंबर इस नंबर के पास वाला नंबर आए आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। अब मेरे को 60 के टेबल पता है, अब मैं डायरेक्टली से कर देती हूँ। 69 जा पर आता है फिर 540, जो इसके पास का नंबर है मैं उसको माइनस करूँगी, मेरे पास ये बच गया। अभी आगे सॉल्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि इससे छोटा है। अब जो ये हमारा क्वेश्चन आता है ना, ये हो जाता है, देखो मुझे 2 चीज़ निकालनी है, मुझे आवर्स भी निकालने थे और मिनट्स भी। तो जो ये मेरा क्वेश्चन है ना, ये बन जाएगा मेरा आर, और जो मेरा रिमाइंडर है ये बन जाएगा मेरा मिनट। आई होप आप सबको ये आंसर समझ में आया हो। लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आप देख सकते हो 6 आवर्स 45 मिनट्स को मुझे मिनट्स में करना है, ठीक है। अब देखो ये तो ऑलरेडी मिनट्स में है, कौन मिनट्स में नहीं है, ये जो नहीं है उसे कैसे करते हैं देखिए। सेम वही, पहले हमें वो इक्वेशन लिखनी है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब मैं उतारूंगी यहाँ पे 6 आवर्स, क्योंकि 45 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स में है। अब देखो ऊपर भी आर और
नीचे भी आर। जब दोनों जगह आर आर हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर, मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही। जब हमें आर को मिनट्स में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैं लिखूंगी 6 × 60, आंसर आएगा 360 मिनट्स। अब देखिए हमें आंसर किस में चाहिए था, मिनट्स में आ गया। अब इस मिनट का क्या हुआ, देखो ये भी मिनट है और ये भी मिनट। अब इन दोनों का कर देंगे हम प्लस। प्लस किस तरह से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 360 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स। अब हम लिखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 5, 4 + 6 हुआ 10, 1 4, 405 मिनट। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हों। अगर नहीं भी आए हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आए या नहीं आए। सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कि एक्स का ही थर्ड और फोर्थ पार्ट है। 216 डेज़ को मुझे वीक्स में करना है और डेज में करना है ना। अब डेज़ को जब मुझे वीक्स और डेज में करना है तो इनकी भी कोई इक्वेशन होगी, है ना। डेज़ और वीक की क्या इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन होती है कि 1 वीक इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज, 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगी इसके नीचे 216 डेज। अब ऊपर आया वीक, नीचे आया डेज, मतलब ये सेम नहीं है। सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, अब डिवाइड। 216 डिवाइड बाय 7। अब मैं इसको करूँगी डिवाइड, जो कि मैं रफ में करूँगी। 216 और यहाँ पे 7, 7 3 21, नीचे आया 6। अरे अब तो होगा ही नहीं कि 7 टर्म 6 आता ही नहीं है। अब देखो आंसर में मेरे को 2 चीज़ें पूछी हैं कि वीक्स में भी 2 आंसर और डेज में भी। तो जो मेरा क्वेश्चन आया ये हो जाएगा वीक्स में, ठीक है, और जो मेरा रिमाइंडर बचा वो हो जाएगा मेरा डेज। आई होप ये आपको समझ में आया हो। लेट्स कम टू दिस वन। 7 months 25 days into days। 7 months 25 days को मुझे डेज में करना है। अब देखो ये तो ऑलरेडी डेज में है, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचा कौन, ये। अब मंथ और डेज की क्या इक्वेशन होती है, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ में 30 या फिर 31 डेज होते हैं। पर मैथ्स में जब हम सॉल्व करते हैं तो हम 30 डेज ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 7 मंथ को मैं लिखूंगी नीचे, मैंने लिखा 7 मंथ इक्वल्स टू, अब मंथ मंथ हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई बाय 30 तो आंसर आया 210 डेज, ठीक है। अब हमारा जो आंसर आ गया वो डेज में आ गया, पर इसका क्या काम, अब ये भी डेज में ये भी डेज में, तो हम कर देंगे इनको प्लस। 210 डेज प्लस 25 डेज इक्वल्स टू, आंसर कितना आएगा, पहले आया 5, फिर इधर से आया 3, फिर इधर से आया 2, 235 डेज। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई नंबर 1 एट 23 hours 45 minutes एंड 7 hours 45 minutes। इसमें हमें 2 क्वेश्चन हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। मैं आपको ऐड वाला समझा रही हूँ और सब्ट्रैक्ट मैं आपको समझाऊंगी। देखिए इसमें हमें ऐड करना है आवर्स को और मिनट्स को, है ना। तो जो पहले हमें दिया हुआ है हमें वो लिख लेना चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पे आवर्स और यहाँ हम लिखेंगे मिनट्स। 23 आवर्स है तो आवर्स के नीचे मिनट्स, मिनट्स के नीचे, यहाँ आवर्स के नीचे और ये मिनट्स के नीचे। अब हम कर देंगे इनको प्लस। प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 90, यहाँ से आंसर आएगा 30। अब देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 30 hours 90 minutes। बट आपको पता है कि हमारे पास जो मिनट्स होते हैं वो कभी 90 नहीं होते। मिनट्स हमेशा कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो इसमें से जो ये एक्स्ट्रा मिनट्स हैं मुझे निकाल के किस में डालने पड़ेंगे, आवर्स में। अब इसे कैसे करते देखिए, यहाँ मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ लिख रही हूँ, अदरवाइज आप अपनी नोटबुक में इसके नीचे ही कंटिन्यू कीजिएगा। अब इस 90 मिनट को मैं स्प्लिट कर दूंगी, खोल कर लिखूंगी। कैसे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम हो सकते हैं हमारे पास 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट हो सकते हैं, है ना। 60 ज़्यादा मिनट होते ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 60 लिख सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, 60 अलग निकाल लूँगी, 60 मिनट। अब 90 में से मैंने 60 अलग कर लिए, कितना बचा, 90 में 60 गया 30 मिनट्स, है ना। ओके, अब जो ये 60 मिनट्स है ये अल्टीमेटली क्या है, 1 आवर। तो ये 60 मिनट्स को मैं लिख दूंगी 1 आवर। और मिनट कितने बच गए मेरे पास, 30 मिनट। अब जो ये 1 आवर है किस में ऐड हो जाएगा,
आवर्स में ऐड हो जाएगा। तो मैं लिखूंगी 30 आवर प्लस 1 आवर इक्वल्स टू 31 आवर्स। तो मेरे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 31 आवर्स और कितने मिनट्स, 30 मिनट्स। देखिए सब्ट्रैक्ट 4 आवर्स 25 मिनट्स 17 सेकेंड्स फ्रॉम 8 आवर्स 5 सेकेंड्स। फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से मुझे ये माइनस करना है। तो पहले मैं ऊपर ये लिखूंगी और उसके बाद नीचे ये लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आवर्स है, मिनट्स है और सेकेंड है। तो मैं तीनों के यहाँ कॉलम बना लेती हूँ, आवर्स, मिनट्स और ये हो गया सेकेंड्स। वहाँ मेरे पास कितने आवर्स हैं, 8। वहाँ मेरे पास मिनट्स नहीं है तो मिनट्स के लिए मैं लगा दूंगी 2 0। सेकेंड्स कितने हैं, 5, तो ये हो गया 0 5, ठीक है, क्योंकि सेकेंड से 60 होते हैं, है ना। तो 2 नंबर के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ 4 है, यहाँ मैंने लिखा 4। 25 मैंने लिखा यहाँ पे 25। 17 मैंने लिखा यहाँ पे 17। ओके, अब हमें से करना है माइनस। ओके, अब देखिए क्या मैं 5 सेकेंड्स में से 17 सेकेंड्स माइनस कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मिनट्स में से इसको बोरो लेना पड़ेगा, है ना। तो मेरे पास मिनट्स में भी कुछ है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मिनट्स को कौन देगा, आवर्स देगा। जैसे ही ये आवर्स अपना 1 आवर मिनट को देगा तो ये कट के कितना बन जाएगा, 7। और जब 1 आवर कुछ मिनट को देगा तो ये मिनट कितने बन जाएंगे, कट के 60 मिनट। समझ में आई बात, क्योंकि आप 1 आवर दे रहे हैं, आप सिर्फ एक नंबर नहीं, आप आवर दे रहे हैं। 1 आवर को जब 6 मिनट्स में देंगे तो कितना मिलेगा इसको, 60। अब इस 60 में से आप इसको कितना देंगे, आप किसको कितना देंगे, आप वो देखिए। अब ये कितना है, 5 है ना। अब इसमें से मैं करूँगी, मैं इसमें से अब मिनट को जब मुझे सेकंड को देना है कुछ, तो मैं इसमें से ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ दूँ, मैं 1 मिनट ही दे पाऊँगी। तो इस 60 में से जब मैं 1 मिनट सेकेंड्स को दे दूँगी तो ये कट के बन जाएंगे 59। और 1 मिनट जब यहाँ गया तो ये 60 सेकेंड्स देगा, और ये ऑलरेडी कितना है, 5। जब 60 सेकेंड्स यहाँ आ गए और 5 ऑलरेडी है तो ये कट के क्या बन जाएगा, 65। 5 सेकेंड्स तो ऑलरेडी इसके पास थे ना, 60 भी आ गया, 60 + 5 65। अब 65 में 17 माइनस हो सकता है, करते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15। 8 5 में से 1 गया 4, ये आ गया हमारे सेकेंड्स। अब बात करते हैं यहाँ की, ये क्या है, 59 में से 25 माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 4 गया 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया हो। सो लेट्स बिगिन विथ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A shopkeeper sold a carpet for rupees 1700 at a profit of rupees 655. What was the cost price of the carpet? कहने का मतलब ये एक शॉपकीपर है जिन्होंने कारपेट को बेचा इतने रुपीस में और बेचने पर उनको इतना प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस क्या है कारपेट का, कारपेट खरीदा कितने में गया था, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। जब भी हमें कोई सामान कितने पे बेचा गया वो पता हो और प्रॉफिट पता हो, और हमें ये नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितना है, वो सामान खरीदा कितने में गया, उसे कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। देखिए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना। ये क्या है आपका, सेलिंग प्राइस है ना। तो मैं लिखूंगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, रुपीज 1700, है ना। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है रुपीज 655, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस देखो कैसे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको एसपी पता हो, प्रॉफिट पता हो और कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, कि वो चीज़ कितने में बेची गई है और उसमें से प्रॉफिट हटा दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। प्राइस कितना है हमारे पास, 1700 माइनस प्रॉफिट कितना है, 655। इसको चाहो तो आप रफ में माइनस कर सकते हो, मैं आपको यहीं पे माइनस करके दिखा देती हूँ, मैं आपको रफ में ही कर देती हूँ। देखिए यहाँ कर देती हूँ 1700 655 1 1, ये कट के बना 10, ये कट के बना 9 और ये कट के बना 6। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 6 गया 0 और 1। हमारा ये आंसर आया 1045, जो कि क्या है, रुपीज कॉस्ट प्राइस। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया हो। लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति बॉट अ बाइसिकल फॉर रुपीज 959 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 1010. Was there gain or loss? How much?
इस क्वेश्चन में क्या है कि ज्योति ने एक बाइसिकल खरीदी इतने रुपीज़ की, है ना, एंड उसको बेच दिया इतने रुपए में। अब उसे गेन हुआ, गेन मीन्स प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ ये बताना है, और कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें जो दिया है हम वो लिख लेते हैं पहले। हमें दिया है कि ज्योति ने साइकिल खरीदी है बाइसिकल इतने रुपीज़ में, तो ये दिया है हमें कॉस्ट प्राइस, तो हम सिंपल लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना। कितने में खरीदी उसने वो, ₹959 में। एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, तो हम लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, बेचने का उसका प्राइस कितना है, ₹1010। ठीक है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर हमारा सीपी, इसको कॉस्ट प्राइस को उसकी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सीपी, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी, अगर हमारा सीपी एसपी से बड़ा है तो लॉस होता है, पर अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होता है। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आप सामान जितने पैसों में खरीदते हो और उससे ज़्यादा में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, पर अगर आप खरीदते ज़्यादा पैसों में हो और बेच कम पैसों में रहे हो तब आपको लॉस होगा। इस सिचुएशन में देखिए आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि एसपी बड़ा है, आप खुद देख के बताओ। सेलिंग प्राइस बड़ा है, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, आप सामान बेचते में ज़्यादा हो, तब आपका होता है उस सिचुएशन में प्रॉफिट। ठीक है। और जब प्रॉफिट हुआ मतलब कि गेन हुआ, तो प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, निकालते हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ये फॉर्मूला होता है कि जो बड़ा है उसमें से आप सीपी को माइनस, मतलब सेलिंग प्राइस में से सीपी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। एसपी कितना है 1010 माइनस सीपी कितना है 959। मैं इसको रफ में इस तरफ यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, आप भी इसको रफ में माइनस करके आंसर निकालिएगा। 10 में से 9 गया 1, ये बना 0, इसने इसको दिया बना 10, ये कट के बना 10 में से 5 गया 5, इसके पास कुछ था ही नहीं इसी जगह 10 के बट के बना 9, 9 में से 9 गया 0, और आंसर हमारा ये कट के बन गया 0। सो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 51। सो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 51 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। आई होप ये आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। लेट्स बिगिन विथ दोज क्वेश्चंस। सो दीज आर द क्वेश्चन जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्व करके नहीं बता सकती, क्योंकि बोर्ड पर ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूज़ अ रूलर, रूलर मीन्स होता है स्केल, स्केल को यूज़ करिए और मेजर कीजिए इस लेंथ को ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ये जो लाइन यहाँ ड्रॉ की गई है ये कितनी लंबी है, इसे मेजर करना है। ठीक है। अब इसे मेजर करने के लिए मुझे स्केल लेके मेजर करना पड़ेगा, बट बुक में इसकी लेंथ क्या है वो काफ़ी लंबा होता है ना, और मैंने जो बनाई है हो सकता है कि कम हो ज़्यादा हो, इसलिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, बिकॉज आई कैन नॉट मेजर बाय स्केल फ्रॉम ऑन द बोर्ड दिस। सो यूज़ अ रूलर एंड अ प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ एंगल PQR 105 डिग्री एंड राइट इट्स टाइप। देखो इसमें हमें रूलर का यूज़ करना है। रूलर होता है ये स्केल है ना, जो आप अपने घर में यूज़ करते होंगे। फिर है प्रोटेक्टर, इसे कहते हैं प्रोटेक्टर, इसे D भी कहते हैं, है ना। इन दोनों का यूज़ करके आपको एक एंगल PQR बनाना है, जो बनाना है 105 डिग्री का। इस पर एंगल्स होते हैं, इस पर डिग्रीज होती हैं। ठीक है, उससे आपको ड्रॉ करना है। तो ये जो ड्रॉ वाला चीज़ है ये मैं आपको यहाँ करके नहीं बता पाऊँगी। इट्स नॉट, आपको ढंग से दिखेगा भी नहीं कि मैं कितने पर लगा रही हूँ कितना नहीं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब आप देखो, अब आपको रेडियस पता है ना, डायमीटर का आधा इस रेडियस को लेके मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका सेंटर का भी नाम लेना है और रेडियस का भी नाम लेना है। तो ये क्वेश्चन भी मैं यहाँ करा नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं रेडियस ले भी लूँ इसका 3.5 करके, मैं यहाँ रख भी लूँ, तो आपको ढंग से समझ में उसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कंपास का भी यूज़ होगा, है ना। सो ऐसे क्वेश्चन जिनको मैं यहाँ पे नहीं करा सकती हूँ, उसके लिए मैं एक काम ज़रूर कर सकती हूँ। मैं आपको जिस भी बच्चे को इन 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या चाहती हूँ कि मैं उनको समझाऊँ, तो उसके लिए मैं आपकी पर्सनल क्लास ले सकती हूँ इन 3 क्वेश्चंस के लिए। बेसिकली ओनली दीज 3 क्वेश्चंस, है ना। या तो मैं आपको लाइव आकर भी ये समझा सकती हूँ। अगर कोई बच्चा है जिसको ये 3 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है या नहीं पता कैसे करते हैं, आप प्लीज़ वो मुझे कमेंट करना कि प्लीज़ एक्सप्लेन क्वेश्चन, ये दीज 3 क्वेश्चंस, है ना। आप लिखिएगा कमेंट में। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कमेंट आएगा कि हाँ हम ये समझना चाहते हैं, तब मैं या तो लाइव आकर वो आपको समझा दूंगी, टाइमिंग में आपको वहीं पे कमेंट में बता दूंगी। अदरवाइज़ हो सकेगा कि मैं आपको पर्सनल जूम कॉल पे भी इन्हें एक्सप्लेन कर दूँ, राइट। बिकॉज ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वहाँ मैं आपको नोटबुक में ऑनलाइन क्लास के जैसे ऑनलाइन क्लास होती है आपकी, वैसे ही मैं आपको ये 3 क्वेश्चंस समझा दूंगी। ये उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं। सो अगर आप मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप उस टाइम पे क्लास में प्रेजेंट हों। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आई वांट टू नो दीज 3 क्वेश्चंस, और आप वो लिख देंगे तो मैं आपको पर्सनली सामने से कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। सो इसके बाद हमारे पास 2 और क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें करते हैं और फिर लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि अगर साइड 6 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ना, आप सबको आता भी होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखूंगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ठीक है, और साइड हमको दी हुई है जो कि है 6, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, तो आंसर आया 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से सम को सॉल्व करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को। लेट्स कम टू 7th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर। हमें करना है इस क्वेश्चन में, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है। इसे कैसे करते हैं देखिए, निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जो होता है L इंटू बी। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेड्थ। L कितना है मेरे पास 13 और ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 11। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर लिखना है। आप चाहो तो रफ में जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ आप उस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हमने किया, मेरा आंसर आ गया। सो आंसर जो आया वो आया 143। अब देखिए जब हम एरिया निकालते हैं ना तो यहाँ पे लगता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, और ये क्या है ऑलरेडी सेंटीमीटर, तो ये आया सेंटीमीटर। सो आर दिस चैप्टर इज ओवर। फाइनली चैप्टर 1 रिवीजन मेरा खत्म हो चुका है। मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन समझा चुकी हूँ, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके काम आई हो और आपको लगता है कि आपको इससे कोई नॉलेज मिली हो या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत हेल्प करी हो इस वीडियो ने, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपके काम आई है तो आपके क्लासमेट या फिर आपके कोई सिबलिंग्स, आपके कोई रिलेटिव्स, कजन्स, उनके काम तो ज़रूर आएगी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो आप चाहो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनल क्लास में समझा दूंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो उसके लिए प्लीज़ 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 मस्ट कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको समझा दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड अगर आप जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आप मुझे कॉमेंट में आंसर नहीं दे पा रहे, हो सकता है कि आप कॉमेंट में टाइप ना कर पा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपने जहाँ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो उसकी फोटो क्लिक कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे DM कर सकते हैं या मेरी मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मुझे मेल भी कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपके पास ऐसा कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं, समझाऊं, तो उस चैप्टर का नाम, अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस चैप्टर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।